तीन बेटियों की जादुई चोटी। सुरभि, पारुल और तारा अपने छोटे से घर में गर्मी में बैठी हुई अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही होती हैं। तभी तारा कहती है, सुरभि दीदी, माँ कब आएंगी? भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे खाना खाना है, तुम ही जल्दी से कुछ बना दो ना। मगर तारा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं। भूख से तड़प कर तारा खाना ना मिलने पर पानी पी लेती है। कुछ देर बाद उसकी माँ बबीता घर आती है। उसके माथे और हाथों पर गहरी चोट लगी हुई थी, जिसे देख उसकी तीनों बेटियां परेशान होती हैं और पारुल पूछती है, अरे माँ, ये क्या, तुम्हारे सर से खून क्यों बह रहा है? ये हम जैसे गरीबों की खुददारी की सजा है बेटी। आज मालकिन ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है। जब समाज के सूबेदार ही घूसखोर बने बैठे हैं तो फिर हम जैसे गरीबों का यही हाल होगा। अपनी माँ की बिगड़ी हालत देखकर उसकी तीनों बेटियां अपनी भूख जाहिर नहीं करती। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस सुबह घर का मकान मालिक मदन उनकी चौखट पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता है, अरे ओ बबीता, बाहर तो आ। हाँ मदन भाई। अरे भाड़ में गया भाई, मुझे नाते में ना उलझाना। चल किराया निकाल, वरना घर से निकल जा। वैसे भी तू और तेरी 3 बेटियां मेरे इस घर में रह रही हैं। कभी भी टाइम से किराया नहीं दिया, इसलिए आज ये कमरा मैं एक नई किराएदार को चढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से निकल जा। ये सुनकर बबीता हाथ जोड़कर मदन के आगे गिड़गिड़ाती हुई बोलती है, ऐसा ना करो मदन भाई, हमसे ये छत मत छीनो। जरा सा तो सोचो, इस भरी गर्मी में मैं गरीब अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे जहन्नुम में जाओ, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। पैसों का लालची मदन बबीता की तीनों बेटियों की चोटी पकड़कर उन्हें घसीटकर घर से बाहर फेंक देता है। बबीता के पास ना तो खाने के पैसे थे, ना ही कोई ठिकाना बचा था। मजबूर होकर वह एक टूटी फूटी पाइपलाइन को ही अपना घर बना लेती है। माँ, क्या अब हम यहाँ पर रहेंगे? हाँ तारा, क्योंकि तुम्हारी गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं कि वह घर ले सके। अब ये पाइपलाइन ही हमारा घर है। शाम ढलते ढलते बबीता की तीनों बेटियां भूख से मचल उठती हैं, जिसे देखकर गरीब लाचार बबीता अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों के बीच बैठ जाती है, जहां उसे हलवा, चना और पूरी का प्रसाद मिलता है। शुक्रिया माँ, तेरे इस भोग के लिए। बबीता खाना लेकर पाइपलाइन चली आती है और उन्हें खाने को खाना देती है। ऐसे ही गर्मी में उस गरीब माँ बेटियों का दिन जैसे तैसे बीत रहा था। एक दिन बबीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर नदी पर आती है। पारुल, तारा, सुरभि, देखो तुम्हारे बाल गंदे हो गए, जाओ नदी में अपने बाल धो लो। ठीक है माँ। तीनों बहनें अपने लंबे बालों की चोटी खोलकर उसे धोने लगती हैं। तभी किनारे पर एक सुनहरी सी मछली छटपटाती हुई बोलती है, मेरी मदद करो, मुझे पानी में छोड़ दो, वरना मेरी जान चली जाएगी। ये किसकी आवाज है? नीचे देखो, ये मैं हूँ। मैं पानी से बाहर आ गई हूँ, मुझे किनारे से नदी में कर दो। सुरभि उस मछली को उठाकर नदी में डाल देती है। तभी वह मछली एक बड़ी सुंदर जलपरी में बदल जाती है। उसके सर पर लंबे सोने के बाल थे। अरे ये जलपरी कितनी सुंदर है। तुम तीनों भी बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे बाल भी घने लंबे हैं। मगर जलपरी, हमारे बाल तुम्हारी तरह सोने के तो नहीं, वरना हम गरीबी में दिन ना बिताते। ऐसा कहते हुए पारुल की आंखों से आंसू छलक आते हैं और जलपरी अपने पूंछ से पूरी नदी में अपना जादू भर देती है। देखो, अब इस नदी का पानी जादुई है। तुम तीनों अपने बालों को इसमें धो लो, फिर मेरा जादू तुम्हारी चोटियों में चला जाएगा। ये कहकर जलपरी नदी के अंदर डूब जाती है और तीनों बहनें अपने बाल धोकर बबीता के साथ घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी एक भिखारी उन्हें घेर कर कहता है, अरे मेरी मदद करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, बहुत भूखा हूँ मैं। मगर हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, हम तो खुद ही गरीबी और भुखमरी झेल रहे हैं। अचानक पारुल की लंबी काली चोटी लहराते हुए हवा में हो जाती है और उसकी चोटी के अंदर से खूब सारे पैसे बरसने लगते हैं, जिसे देखकर बबीता और उसकी दोनों बेटियां दंग रह जाती हैं। लगता है हमारी चोटी पर जलपरी का जादू चल गया है। पारुल अपनी जादुई चोटी से निकले पैसे को उस भिखारी के लिए वहीं छोड़ जाती है और बबीता अपनी बेटियों के साथ पाइपलाइन में आ जाती है। तभी सभी को भूख लगती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, काश कि कुछ खाने को मिल जाता। सुरभि दीदी, कहो तो मैं अपनी चोटी का जादू घुमाऊं, फिर देखना पैसे की बरसात हो जाएगी। मगर पारुल दीदी, पैसे से पेट थोड़ी भरता,
पेट खाने से भरता है, काश कि हमारे पास अच्छा अच्छा खाना आ जाता। तारा के इतना कहते ही उसकी काली चमचमाती जादुई चोटी लहराते बल खाते हुए हवा में तनकर अपने अंदर से स्वादिष्ट खाने की थालियां निकाल देती है। एक बड़े वक्त के बाद इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह तारा, तेरी जादुई चोटी ने तो 5 स्टार होटल को भी फेल कर दिया। इतना सारा खाना, क्यों ना मैं भी अपनी जादुई चोटी से कुछ मांग लूं। ए मेरी काली लंबी जादुई चोटी, अपना जादू चला। ये कहकर जैसे ही सुरभि बाहर आती है तो उसके जादुई लंबे बालों की चोटी उसकी दोनों बाकी बहनों की तरह हवा में लहराते हुए अपने अंदर से सोने के सिक्के बरसाने लगती है। इस तरह गरीब बबीता की तीनों बेटियों की जादुई चोटी अलग अलग गुण और करतब से भर जाती है। उन सोने के सिक्कों को बेचकर बबीता अपने और अपनी बेटियों के लिए सुंदर सा घर खरीद लेती है। देखो माँ, ये घर हमारा अपना घर है। अब हमें गर्मी और गरीबी में उस टूटी फूटी पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मेरी बच्चियों, अब हम भी अच्छे से रह सकेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद भीषण गर्मियां होने लगती हैं। तारा, पारुल, देखो गर्मी बढ़ने लगी है। क्यों ना हम अपनी जादुई चोटी की मदद से गर्मियों के लिए एसी और घर के जरूरत के सामान ले आए। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। इसके बाद दोनों बहनें अपनी अपनी जादुई चोटियों से मदद मांगती हैं। ऐ मेरी जादुई चोटी, मुझे पैसे दो। ऐ मेरी जादुई लंबी चोटी, मुझे खूब सारे सोने के सिक्के दो, जिससे मैं अपनी और गरीबों की मदद कर पाऊं। इसके बाद दोनों बहनों की जादुई चोटियों से बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिसे वह एसी, कूलर, अलमारी, बेड इत्यादि खरीदकर उन्हें अपनी जादुई लंबी चोटियों से खींचकर घर में लाती है, जिसे देखकर बबीता हैरान हो जाती है। अरे अरे मेरी बेटियों, ये तुम क्या कर रही हो? अपने बालों की चोटी से ये बेड अलमारी क्यों खींच रही हो? ऐसे तुम्हारी चोटी उखड़ गई तो। चिंता मत करो, हमारी जादुई चोटी पर इन सामान के खिंचाव का कोई असर नहीं होता। जैसे ही दोनों बहनें अंदर आती हैं तो तारा अपनी जादुई चोटी से कहती है, ऐ मेरी प्यारी जादुई चोटी, मुझे जल्दी से ठंडी शरबत, जूस और खूब सारा खाना दो। तारा के इतना कहते ही उसकी जादुई लंबी चोटी लहराते हुए खाने की मेज को खूब सारे जूस, शरबत और स्वादिष्ट खानों से भर देती है। आओ आओ मेरी प्यारी बहनों, साथ मिलकर इस ठंडे ठंडे जूस और स्वादिष्ट खानों का मजा उठाते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा के साथ। इस तरह बबीता की तीनों बेटियों की जादुई चोटियां उसके जीवन में छाई गरीबी को मिटा देती हैं। अब ना तो उनके मन के अंदर छत छीन जाने का डर था और ना बबीता को भीख मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरना पड़ता था, बल्कि आज तारा, पारुल और सुरभि अपनी जादुई चोटियों से लाचार लोगों की मदद करती हैं, ताकि जो उन्होंने झेला वह कोई दूसरा गरीब ना झेले। हेमलता अपनी 2 बहुओं सोनम और जेनिफर के साथ रहती थी। सोनम उसकी देसी बहू थी, जबकि जेनिफर एक अंग्रेजन थी। जेनिफर की शादी हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि सोनम के पति का देहांत हो गया और अब वो तीनों ही घर में रहा करती थीं। जेठानी और मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। यही कि मैं अब और आप दोनों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। आप दोनों मेरा और मेरे पति का पीछा छोड़ दीजिए। ये तुम कैसी बातें किए जा रही हो? माना तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन तुम माँ को बीच में क्यों घसीट रही हो? आखिर क्यों? जस्ट शट अप। आप दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। और आप जेठानी जी, आपके पति तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन आपका बोझ तो मेरे पति को ही उठाना पड़ता है। आप दोनों की वजह से मेरी और मेरे पति की जिंदगी दूभर हो गई है। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं अलग होना चाहती हूँ। मैं तेरी बात अच्छे से समझ गई हूँ। जो तू चाहती है वो हो जाएगा। पर माँ, देख बेटा, घर में कलेश करने से अच्छा है कि हम इसकी बात को मान ले। वैसे भी आज इसने तुझे और मुझे मेरे ही बेटे पर बोझ बता दिया। अब और क्या सुनना बाकी है इस बुढ़िया को। अगले दिन सारी बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है और वो पंचायत के सामने उन दोनों के बीच बंटवारा कर देता है। घर के बीचों बीच एक दीवार बनाई जाती है। इस तरह अब दीवार के एक तरफ सोनम और उसकी सास रहती थी और दूसरी तरफ जेनिफर और विशाल। इसी तरह अलग रहते हुए कुछ समय बीत गया। सोनम और जेनिफर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन जेनिफर कूड़े से भरा एक प्लास्टिक बैग सोनम के दरवाजे पर रखकर जा रही थी। अरे ओ देवरानी जी, यहाँ किससे पूछकर कूड़ा रखकर जा रही हो? मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अपना कूड़ा उठाओ यहाँ से। क्या रखकर चलती बनी? ये कोई कूड़ेदान नहीं है, समझी विलायतन?
तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पर कूड़ा फेंकूंगी, समझी? अच्छा ऐसा क्या? सोनम कूड़े का बैग उठाती है और उसे जेनिफर पर उड़ेल देती है। एक बात कहूँ देवरानी जी, हम देसी लोग ना कुछ ऐसे ही मिजाज के होते हैं। कोई अगर कुछ कहे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हाँ, यू स्टूपिड इडियट, तुम्हें तो मैं जरूर बताऊंगी, याद रखना। जेनिफर का वादा है तुमसे। जेनिफर वहां झगड़कर चली जाती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो सोनम को सबक सिखाने की सोचती है। सोनम अपने घर में पूजा पाठ की तैयारियां कर रही थी। क्या करूं जेठानी साहिबा, मैं भी ना अपनी आदत से मजबूर हूँ। कोई मेरी बेइज्जती करे ये मुझे हजम ही नहीं होता। अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। जेनिफर पटाखों की एक लड़ी लेती है और उसमें आग जलाकर खिड़की से सोनम के कमरे में डाल देती है। हे भगवान, हे माँ, ये क्या था? ये किसने किया? क्या चेहरा है, जरा देखो तो। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जेठानी जी कि मैं भी आधी हिंदुस्तानी और आधी वलायती हूँ। मुझे कभी भी कम मत आंकना। बोला था ना मैंने कि बदला लूंगी, तो देखिए मैंने ले लिया। अरे चल चल, बदला लेगी बेअकल औरत। तूने पूजा पाठ में दखलंदाजी की है, जानती भी है कि कितना पाप लगेगा। ये भगवान सिर्फ आपके हैं, तो अगर ये किसी को पाप लगा सकते हैं तो वो आप हो, मैं नहीं। ना समझ, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। दैट्स राइट भाभी, कैंची की तरह। दूर रहना वरना कट जाओगी। जेनिफर सोनम को चिढ़ाकर और अपना बदला लेकर चली जाती है। दोनों देवरानी और जिठानी में ये अनबन चलती ही रहती थी। एक दिन जेनिफर अपने घर के बाहर बैठी हुई चिकन खा रही थी। यम, ये मेरी फेवरेट डिश है, मजा आ गया। तभी हेमलता पूजा करके मंदिर से लौटी। हेमलता शुद्ध शाकाहारी औरत थी। अरे बेशरम, अगर तुझे ये मुर्गा मच्छी खाना है तो घर के अंदर खाना, यहाँ बाहर बैठकर क्यों खा रही है? वेल, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खाऊं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तो मुझसे भी इस कदर जुबान चलाएगी? अरे पूरे मोहल्ले में मांस मच्छी ना खाने की वजह से नाम है मेरा, और जब लोग मेरी ही बहू को ऐसे सरेआम ये काम करते हुए देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये बस चिकन ही तो है और ये सभी खाते ही हैं। आपकी तरह आजकल घास फूस खाने वाले बहुत कम हैं सासू माँ, तो बेहतर होगा कि अब आप भी ये सब खाना शुरू कर दो। बस। हेमलता की आवाज सुनकर सोनम बाहर आती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? बदतमीज, तूने सोचा भी कैसे कि मैं ये सब कुछ खाऊंगी? वेल, इतना हाइपर मत होइए सासू माँ, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत खाइए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तूने मुझसे ऐसा मजाक किया भी कैसे? माँ शांत हो जाइए, इतना गुस्सा आपके लिए सही नहीं, आप अंदर चलिए। सोनम किसी तरह हेमलता को अंदर ले जाती है। इस बुढ़िया को मेरे चिकन खाने से क्या परेशानी है? वेल, जो भी हो, व्हाटएवर। जेनिफर भी अंदर चली जाती है। एक दिन जेनिफर खाना बना रही थी। ओहो, ये खाना बनाना कितना बोरिंग काम है, कुछ देर म्यूजिक सुन लेती हूँ। जेनिफर गैस पर तेल रखकर गैस ऑफ करना भूल गई और फुल वॉल्यूम में गाने सुनने लगी। 'Cause I'm in the stars tonight, oh I really like BTS। देख जरा इस जंगली को कितनी तेज आवाज में विलायती गाने सुन रही है। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें तो ये विलायती गाने रत्ती भर भी समझ नहीं आते। बातें करते करते सोनम को किसी चीज की खुशबू आती है। माँ जी, ये गैस की खुशबू कहाँ से आ रही है? सही कहा तूने, पर हमारा तो गैस बंद है। समझ गई। सोनम जल्दी से जेनिफर के घर भागती है। जेनिफर गाने सुनने में मगन थी। हे भगवान, अगर जेनिफर के पास रुकी तो पूरा घर ही धमाके में उड़ जाएगा, जल्दी करनी होगी। सोनम जेनिफर की आंखों के सामने से भागती हुई किचन में पहुंच जाती है और गैस का स्विच ऑफ कर देती है। बच गए। ये कहाँ घुसी चली आ रही हो जेठानी जी? ये आपका नहीं, मेरा घर है। होश की दवा करो देवरानी जी, अब इन विलायती गानों से ध्यान हटाए तुम्हारा। अरे तुम्हारे गैस की खुशबू तो अब तक पूरे मोहल्ले ने सूंघ ली होगी। मतलब ये कि अगर तुम्हारी जेठानी समय पर आकर गैस ना बंद करती तो ये पूरा घर एक झटके में उड़ जाता। मैडम, तुम गैस पर तेल रखकर न जाने कहाँ खो गई थी। तब जेनिफर को अपनी गलती का एहसास होता है। सोनम भाभी, आपने मेरी जान बचाई। मैंने आपके साथ इतना बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपने। तो क्या हम तुम्हें ऐसे ही मरने देते?
परिवारों में ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। लेकिन मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी और माँ। अरे चलो अब दोनों बस भी करो, रुलाओगी क्या? उस दिन के बाद से अब हेमलता, जेनिफर और सोनम तीनों साथ साथ ही रहने लगी। अब घर के बीच की दीवार को भी खत्म कर दिया गया था और वो सभी फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।